आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसके अंदर मेरे बच्चे हमने पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। सही है, कॉन्सेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन। मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देता हूँ लेक्चर नंबर 2 से, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले। मेरे बच्चे, मैंने आपको ये बात बताई थी, जो बात मैंने आपको बताई थी वो मेरा बेटा ये थी कि जब कभी भी आप फिजिक्स के अंदर कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर करते हो यूनिंग यूजिंग एनी अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट, तो मेरा बेटा उसके अंदर कोई ना कोई एरर होता ही होता है, कोई ना कोई एरर होता ही होता है। क्यों होता है, पिछले लेक्चर में बताया था। क्योंकि देखो, आप बंदा जितना मर्जी स्किलफुल लगा दो, आप लोग जितने मर्जी अच्छे कर दो, आप ऑपरेटर्स जितना मर्जी अच्छा कर दो, हर ऑपरेटर्स का कुछ ना कुछ क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, यानी कि एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जिससे नीचे वो मेजरमेंट नहीं कर सकता। जैसे हमने स्केल की मिसाल ली थी कि स्केल है, वो 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक नाप सकता है, 0.1 सेंटीमीटर तक तो मेजर कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई 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 चीज है जिसका एग्जैक्ट, तो बहुत बड़ी सी एक मेजरमेंट है, 10.3456789 करके एक लंबी सी वैल्यू है। अब आपका जो स्केल है वो तो इसे सिर्फ 10.3 पढ़ सकता है या 10.4 पढ़ सकता है, आगे के डिजिट्स तो के लिए वो नाबीना है, पढ़ ही नहीं सकता। तो ये कहलाती है अनसर्टेनिटी। भाई जैसे मिसाल के तौर पे कोई चीज़ है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मान लो थोड़ी देर के लिए है 20.543 सेंटीमीटर, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। अब आपका स्केल जो है ना वो इसे क्या पड़ेगा, या तो इसे 20.5 पढ़ सकता है, या आपका स्केल इसे क्या पड़ेगा, 20.6 सेंटीमीटर पड़ेगा, क्योंकि भाई ये 20.543 20.5 और 20.6 के बीच में आ रहा होगा। तो या तो आप ये पढ़ के आओगे या आप ये पढ़ के आओगे, आप दोनों में से जो भी चीज़ पढ़ोगे। अब देखो, उसमें और एग्जैक्ट के अंदर क्या है, फर्क है। देखो मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, ये देखो, इसको थोड़ी देर के लिए आप कह लो दिस इज द ट्रू वैल्यू, दिस इज द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू वो होती है जो कि एक्चुअल वैल्यू होती है, एंड दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, या आप कह लो दिस इज द ऑब्जर्व वैल्यू। अब देखो, आपको ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में क्या नजर आ रहा है, डिफरेंस नजर आ रहा है। ये जो डिफरेंस है ना मेरे बच्चे, ये बेसिकली क्या करता है, एरर को इंट्रोड्यूस करने का सबब बन रहा होता है। तो जब आप किताब वगैरह देखोगे तो किताब में जनरली एक बात लिखी होती है कि वेन एवर यू आर टेकिंग सम ऑब्जर्वेशन विद रेफरेंस टू एनी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल, जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से कोई भी एक कैलकुलेशन करते हो या कोई ऑब्जर्वेशन लेते हो, तो होता क्या है मेरे बच्चे, होता ये है कि आपके पास कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अच्छा, अब दो जुमले में बार बार यूज कर रहा हूं, एक मेरा बेटा हमारे पास है अनसर्टेनिटी और एक हमारे पास है एरर। टॉपिक शुरू करने से पहले ना इन दोनों को भी क्लियर कर लो, ताकि आपको जो है ना वो बात मजीद अच्छे से समझ में आ जाए कि सर एरर क्या होता है और अनसर्टेनिटी क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ, फिर हमने पढ़ना क्या है, हमने असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेशन पढ़ना है, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले ये समझ लो एरर क्या होता है। एरर की डेफिनेशन बहुत सिंपल है मेरा बेटा, जो भी आपके पास डिफरेंस होता है ना ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान में, इसको आप कहते हो एरर। सही है। अनसर्टेन, जैसे मैं आपको पहले इसकी मिसाल बता दूं, एरर की मिसाल, जैसे जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास किसी चीज का वैल्यू था 11.2 सेंटीमीटर, आप मेजर करके आए 11.0 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब आपकी रीडिंग में एरर कितना हो गया भाई, 0.2 सेंटीमीटर का हो गया। सर ये 0.2 सेंटीमीटर का एरर क्यों आया, बेटा एरर के आने की कई रीजन हो सकती हैं। तो एरर कुछ सिस्टमेटिक होते हैं, कुछ पर्सनल एरर होते हैं, ठीक है, कुछ रैंडम एरर होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको अगर इसकी सिंपल सी मिसाल दूं डेली रूटीन से, तो आपने अपने कॉलेजेस में प्रैक्टिकल किए होंगे। जो प्रैक्टिकल आप करते हो, जिसमें आप पोटेंशियोमीटर का प्रैक्टिकल करते हो, मीटर ब्रिज का प्रैक्टिकल करते हो, उसमें जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेटर होता है वो आपको ये कहता है कि भाई आपके हाथ में जो मैं जोकी दे रहा हूँ, वो जो जोकी होती है जिसको आप वायर पे स्लाइड करते हो, एक मेटल का पीस होता है, उसको आपने बहुत आराम से प्यार मोहब्बत से वायर के ऊपर लेके चलना है। जबरदस्ती का उसको वायर पे आपने रगड़ना नहीं है या घसीटना नहीं है। अगर आप उसे जबरदस्ती का वायर पे घसीटोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें क्या होगा, एरर होगा। अब ये एक कह लो कि पर्सनल एरर की मिसाल है, कि अगर आप वो स्किल फॉलो करते हो जो वो बता रहा है, या उस तरह से प्रैक्टिकल करते हो जो वो बता रहा है, तो वो एरर नहीं आएगा, नहीं करते तो एरर आएगा। सिमिलरली मान लो आप कोई किसी वायर के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अभी वायर के साथ जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो ज़्यादा है, गर्मियों के दिन है, तो वायर की रेजिस्टेंस कुछ और होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
यही एक्सपेरिमेंट आप मान लो सर्दियों में कर रहे हो तो रेजिस्टेंस कुछ और होगी। अभी अब ये आपके हाथ में नहीं है मौसम को कंट्रोल करना। हाँ, आप एसी लगा के कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मान लो कि आप जो है ना वो कोई एसी वेसी अवेलेबल नहीं है, तो अल्टीमेटली आप सराउंडिंग, आपका वायर सराउंडिंग के टेम्परेचर को एक्सपोज है, तो उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। अब ये इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से एरर आ गया। तो बताने का मकसद ये था कि इससे परेशान नहीं हो जाना कि सर 11.2 से 11.0 मेजर कैसे कर लिया, भाई उसकी तो बहुत सारी रीजन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो आपके पास डिफरेंस होता है ना बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू को ऑब्जर्व वैल्यू भी कहते हैं, ये आपके पास क्या होता है, एरर होता है। अब अनसर्टेनिटी क्या होती है? अनसर्टेनिटी ये होती है कि आप ये बता दो कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द कैलकुलेशन क्या हैगा। और से सुन लेना, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन कैलकुलेशन, दिस इज बेसिकली अनसर्टेनिटी। देखो अच्छे से दोनों का डिफरेंस क्लियर करके चलना, ताकि आपको आगे ना कोई दुश्वारी ना हो। लेक्चर नंबर 3 में हमारा टॉपिक क्या है? अनसर्टेनिटी की असेसमेंट। एरर उसमें खुद ही कवर हो जाएगा। कैसे? देखो समझाता हूं। देखो भाई, मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि यार मैंने ना किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से किसी तार का या किसी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मेजर किया, और वो रेजिस्टेंस आया 5 ओम्स प्लस माइनस 0.2 ओम्स। क्या मतलब? इसका मतलब ये हो गया जब आप कहते हो ना 5 ओम प्लस माइनस 0.2 ओम, इसका मतलब ये है कि यार देखो मैंने जो मेजर की है ना वो तो ये वैल्यू है, वो तो ये वैल्यू है। दिस इज द मेजर्ड वैल्यू, द रिकॉर्डेड वैल्यू, द ऑब्जर्व वैल्यू, कुछ भी कह दो। लेकिन ये प्लस माइनस के बाद मैं बता रहा हूं कि यार इतनी गुंजाइश रखी है मैंने, दिस इज द गुंजाइश, दिस इज द अनसर्टेनिटी, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन दैट कैन अकर। सर नहीं समझ में आया, मिसाल से समझे? मैं मिसाल से समझ लो। हो सकता है मेरे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस है वो इसकी वो क्या आ रही हो, 5 प्लस 0.2, यानी कि कितनी आ रही हो भाई, 5.2 ओम्स आ रही हो सकता है मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही हो, 5 माइनस का 0.2, जब आप माइनस करोगे तो मेरे बच्चे आंसर क्या आ जाएगा, 4.8 ओम्स। यानी कि ये जब मैं बाजार से खरीद के लाऊंगा, ये चीज जब बाजार से खरीद के लाऊंगा और इसकी रेजिस्टेंस जब मैं नापूंगा, भाई ये जो रेजिस्टर है, भाई ये मैंने किसी रेजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट की थी ना, जब ये रेजिस्टर मैं लेकर आऊंगा, तो अगर मेरे पास इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 4.8 ओम से 5.2 ओम्स के बीच में कहीं भी आएगी तो ये एक्सेप्टेड वैल्यू होगी, क्योंकि ये इस अनसर्टेनिटी की लिमिट के अंदर लाई कर रही है। फिर समझो, अनसर्टेनिटी की लिमिट क्या बताती है? ये बताती है कि आप जब कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप कहां से लेकर कहां तक की वैल्यूज को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आएंगी। देखो अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई रेजिस्टेंस जो रिकॉर्ड करी है दैट इज 5 प्लस माइनस 0.2, तो इसका मतलब मेरी वैल्यू 4.8 से 5.2 ओम्स के बीच में कहीं भी आ सकती है। सही है, हो सकता है 4.9 आ जाए, हो सकता है 4.8 आ जाए, हो सकता है 5.0 आ जाए, हो सकता है 5.1 आ जाए, हो सकता है 5.2 आ जाए। तो ये सब क्या है, ये सब मेरे पास एक्सेप्टेड है, इसमें कोई टेंशन वाली बात मेरे पास होने वाली नहीं है। ये चीज इसके अंदर थी। अब ये अनसर्टेनिटी हो गई आपके पास, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे लेट से, अब मैं कहता हूं यार एरर बताओ, ये तो आपने चलो अनसर्टेनिटी बता दिया ना कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल एरर इतना हो सकता है। अब मैं बोलता हूं यार भाई आपने जो वैल्यू कैलकुलेट करी वो लेट से 5 ओम है, और जो ट्रू वैल्यू थी ना वो लेट से आपके पास कितनी थी, 5.1 ओम थी। अब बताओ आपके पास एरर कितना है? ये मैंने कह दिया कि भाई ये आपके पास जो है ना, दिस इज योर ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, एंड दिस इज द ट्रू वैल्यू। तो भैया जो भी इन दोनों का डिफरेंस होगा ना वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास क्या हो गया, एरर हो गया। पॉइंट समझ में आ गया? अब ऑब्जर्व वैल्यू तो आपकी 5 भी हो सकती थी, ऑब्जर्व वैल्यू आपकी 4.9 भी हो सकती थी। अब अगर मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यू 4.9 होती, तो आप 5.1 का 4.9 के साथ डिफरेंस निकालते, तो आपके पास जो 0.2 ओम्स आता वो आपका एरर हो जाता। तो एरर आपके पास सिंपल क्या है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और अनसर्टेनिटी आपके पास क्या है कि मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन इन द एरर, या मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू जो आ सकती है, या मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो किसी कैलकुलेशन में आ सकता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, अनसर्टेनिटी कह सकते हैं। या आप इसको यूं भी कह सकते हो कि अनसर्टेनिटी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ शक, अमाउंट ऑफ गैर यकीनी सूरत हाल दैट इज प्रेजेंट इन द रीडिंग। ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है भाई? अब इस चीज को मैं किताब की जो स्निपेट है वो भी यहाँ पे छाप देता हूँ, और फिर आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। यहाँ तक मुझे बता दो, क्लियर हो गया? अभी किताब के लिहाज से डेफिनेशन सारी पढ़ते चलते, ठीक है। अब देखो मेरा बेटा, मैंने आपको दो चीजें बताई थी, ठीक है, जल्दी से उन दो चीजों को रिवाइज कर लो। एरर क्या था? जो भी आपकी रेफरेंस वैल्यू है यानी कि ट्रू वैल्यू है उसमें, और आपकी जो ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें डिफरेंस क्या है।
अनसर्टेनिटी क्या था कि भाई मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना है आपकी गिवन कैलकुलेशन के अंदर, ठीक हो गया। अब मेरे बच्चे आपके पास ना फिजिक्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक आपके पास होती है प्रिसीजन और एक आपके पास होती है एक्यूरेसी, ठीक है। आगे चल के भी हम इसी की बात करेंगे, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। मेरा बेटा प्रिसीजन निकला है प्रिसाइज से। प्रिसाइज का मतलब है कि आप कितनी छोटी वैल्यू तक मेजर कर सकते हो, कितना प्रिसाइजली मेजर कर सकते हो चीज को। क्या मतलब? भाई मैं एक, मेरे पास सामने तीन लोग खड़े हुए हैं, मैं एक को, तीनों को कहता हूं यार मुझे अभी टाइम बताओ। एक मुझे कहता है यार 8 बज रहे हैं, एक मुझे कहता है 7:55 हो रहे हैं, 55 अगर किसी को नहीं पता तो 55 को कहते हैं, 7:55 हो रहा है। एक मुझे कहता है 7:55 हो रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रिसाइज कौन था? प्रिसाइज मतलब सारी छोटी छोटी डिटेल्स कवर करने वाला कौन था, जिसने सेकंड तक की वैल्यू बताई। एक बराबर में और खड़ा है, वो नैनो सेकंड तक बता रहा है, वो और प्रिसाइज हो जाएगा। तो गोया आप डेसिमल, बिल्कुल लेमैन जबान में बताऊं तो डेसिमल के बाद आप जितनी आगे तक जा सकते हो, इसका मतलब आपकी प्रिसीजन उतनी क्या है, ज्यादा है। प्रिसीजन आपकी किस पे डिपेंड करती है कि आप कितना छोटी से छोटी वैल्यू को पकड़ में ला सकते हो, मेजर कर सकते हो। क्या मतलब सर? देखो मैं आपको समझाता हूं। अब मान लो आपके पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ है लेट से 2.9412 सेंटीमीटर। अब आपने तीन इंस्ट्रूमेंट लिए। इंस्ट्रूमेंट ए, अब ये अभी जो पीछे यहाँ लिखा हुआ है ना, पंजाब बोर्ड का टेक्स्ट मैंने छापा मारा हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। ये आपकी सहूलत के लिए लिखा हुआ होता है, अभी नहीं पढ़ो इसको, बाद में पढ़ना। ये नोट्स आप ही को मिल जाएंगे, मैं घर लेके नहीं भाग जाऊंगा, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट आपने लिया, वो इंस्ट्रूमेंट इसकी रीडिंग लेता है 2.9 सेंटीमीटर। बी इंस्ट्रूमेंट इसकी रीडिंग पढ़ के आता है 2.94 सेंटीमीटर। सी इंस्ट्रूमेंट पढ़ के आता है जनाबे वाला 2.941 सेंटीमीटर। सही हो गया? अच्छा, पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये जो चीज है ना मेरा बेटा, ये प्रिसीजन के अंदर जा रही है। आप बोलोगे ये जो है ना, ये सबसे कम प्रिसाइज है 2.9, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट तक पढ़ रहा है। ये सबसे ज्यादा प्रिसाइज है, सही है। अच्छा, कोई चीज प्रिसाइज हो इसका लाजिम मतलब नहीं होता कि वो एक्यूरेट भी होगा, ये जहन में रखना। बच्चों को लगता है भाई प्रिसीजन इज एक्यूरेसी, नो, प्रिसीजन इज नॉट एक्यूरेसी। इसलिए मैंने आपको बिल्कुल उर्दू भाषा में समझाया है। प्रिसीजन का मतलब क्या है? डेसिमल के बाद कितनी छोटी से छोटी डिटेल, छोटी से छोटी वैल्यू तक यू कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, दैट इज प्रिसीजन। प्रिसीजन आपके इंस्ट्रूमेंट की फाइननेस को शो करता है कि आपके प्रिसीजन, आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना अच्छा है, कितनी छोटी वैल्यू को पकड़ सकता है जाके, दैट इज प्रिसीजन। मैं आपको मिसाल देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पे, एक मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया, मिसाल के तौर पे एक मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया यहाँ पे, लेट से उसको मैंने कह दिया अपने पास इंस्ट्रूमेंट नंबर डी, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नंबर डी से मैं इसी 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 ऑब्जेक्ट की वैल्यू मेजर करके आता हूँ, और वो आती है 8.413678 ये वैल्यू। मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, जस्ट रैंडम वैल्यूज आउट ऑफ नोवेयर उठाई हैं। अब अगर आप अपने इस इंस्ट्रूमेंट नंबर डी से निकाली गई वैल्यू पे गौर करोगे, तो आपको इस बात का इंकशाफ होगा कि ए बी सी तीनों के मुकाबले में सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। चेक करो, सबसे ज्यादा प्रिसाइज है। डेसिमल के बाद देखो कितने ज्यादा डिजिट्स तक ये मुझे वैल्यू बता रहा है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है ये रिजल्ट। क्यों? एक्यूरेसी का ताल्लुक किससे होता है कि हाउ क्लोज द वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू। अगर इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ट्रू वैल्यू है, तो बेटा इससे तो ये बहुत दूर वैल्यू है जो मैंने लिखी है। तो इसका मतलब कोई चीज प्रिसाइज हो तो लाजमी नहीं है वो एक्यूरेट भी होगी, और कोई चीज एक्यूरेट हो तो लाजमी नहीं है वो प्रिसाइज होगी। भाई मिसाल के तौर पे, जैसे ऑप्शन ए को देखो आप यहाँ पे, ये एक्यूरेट है लेकिन उतनी अच्छी प्रिसाइज नहीं है जितनी डी वाली है। तो प्रिसीजन क्या है कि डेसिमल के बाद कितनी ज्यादा वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। भाई डेसिमल के बाद जितनी ज्यादा वैल्यूज मिलेंगी, इसका मतलब आप उतनी छोटी से छोटी रीडिंग नाप के ला रहे हो, यही मतलब हो गया इसका। और एक्यूरेसी इज कि उसमें एरर का क्वांटम कितना कम है, या वो ट्रू वैल्यू के क्या है, कितना नजदीक है। ठीक हो गया? अब ध्यान में रख लेना ये बात। तो मेरे बच्चे प्रिसीजन जो है ना, प्रिसीजन, प्रिसीजन आपके पास डिपेंड करता है किस पे? लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे। और एक्यूरेसी आपके पास डिपेंड करती है डिफरेंस पे। किसके डिफरेंस पे भाई? कि आपकी जो रीडिंग है वो कितना दूर है, कितना दूर है किससे भाई? ट्रू वैल्यू से या आपकी रेफरेंस वैल्यू से। ठीक है, अब देखो यही बात लिखी हुई है। The term precision and accuracy are frequently they should be distinguished clearly. The precision of a measurement determined by the instrument or device being used, and the accuracy of measurement depends on the fractional. अच्छा, इसको भी छोड़ देना, फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या है समझ लो। यहाँ लिखा हुआ है कि एक्यूरेसी ऑफ द ये जो मेजरमेंट है, ये डिपेंड करती है कि आपके पास कोई भी वैल्यू आपकी ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक है या कितना दूर है। ठीक है,
अच्छा, अब ये नीचे इन्होंने जो लंबी चौड़ी कार्रवाई लिखी हुई है ना, इसको आप छोड़ दो, मैं आपको समझा देता हूं कि हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट अब हम समझने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, चलो समझते हैं। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या सूरत हाल है। अब मेरे बच्चे, हमारे पास सूरत हाल ये है कि मान लो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे एक कोई रॉड, इसकी लेंथ मेजर कर रहा हूं। उन्होंने ऊपर क्या तकरीर लिखी हुई है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ में आ जाएगा जब मैं अभी पॉइंट समझा दूंगा। ये कोई रॉड है मान लो, ठीक है। इस रॉड का एक सिरा ये रहा, एक टर्मिनल इस रॉड का ये रहा जनाब, एक टर्मिनल इस रॉड का ये रहा, दो टर्मिनल आ गए रॉड के अपने पास। ठीक है, अच्छा जी। अब मेरे बच्चे इसको मैंने उठा के रख दिया 0 सेंटीमीटर पे। ये भी अगर पिछला लेक्चर आपने तरीके से लिया हुआ है तो आपको समझ में आ रही होगी बात। और यहां पे मेरे पास स्केल है, इस किसी जगह पे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 3.4 सेंटीमीटर, और इस किसी जगह पे मेरे पास लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही हो गया, 3.4 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। अब सवाल पैदा होता है कि जनाब मैं इसको क्या पढ़ूं, 3.4 पढ़ूं या 3.5 पढ़ूं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बात बताई थी कि अगर 3.4 3.5 के इमेजिनरी हाफ से आगे इसका सिरा आ रहा है तो 3.5 पढ़ ले भाई, पीछे आ रहा है तो क्या पढ़ ले भाई, 3.4 पढ़ ले। मान लो मैं इसको पढ़ के आया 3.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही है, क्या पढ़ के आया, 3.5 सेंटीमीटर पढ़ के आया। अब अगर मैंने इसे 3.5 सेंटीमीटर पढ़ा है तो मेरे बच्चे ऐसा इसलिए है कि यहां कहीं पे एक इमेजिनरी सेंटर रहा होगा और ये मेरे रॉड का सिरा उस इमेजिनरी सेंटर के आगे राइट साइड पे पड़ा होगा, तो मैंने 3.5 पढ़ा है, क्योंकि मैं कुछ और पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ही 0.1 है। या तो 3.4 पढ़ेगा तो या 3.5 पढ़ेगा। अब देखो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि इस जगह पे क्या है, डाउट एग्जिस्ट कर रहा है। इस जगह पे क्या है आपके पास, डाउट एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो आपके पास डाउट एग्जिस्ट कर रहा है, ये डेसिमल के बाद पहली डिजिट पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, सेंटीमीटर के 10वें हिस्से में 0.1 सेंटीमीटर की इसमें एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मौजूद है। कितनी है, 0.1 सेंटीमीटर की इसके अंदर क्या है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। सर नहीं समझ में आया, एक और मिसाल से आपको समझाता हूं, चलो कोई मसला नहीं है, नहीं समझ में आया। एक तो तरीका ये था समझाने का। मुझे बताओ हम इसको 3.5 सेंटीमीटर किस 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 केस में आप पढ़ सकते हो, वो कौन कौन से केसेस हैं जिसके अंदर आप इसको 3.5 सेंटीमीटर पढ़ सकते हो। देखो भैया, एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है कि आपके पास जो रॉड है ना वो 3.45 सेंटीमीटर लेंथ का होता, यानी कि 3.4 और 3.5 के एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा होता, समझना। एक तो ये हो सकता है। एक ये हो सकता था कि आपका जो रॉड था ना वो 3.46 सेंटीमीटर का होता भाई। एक ये हो सकता था कि वो 3.47 सेंटीमीटर का होता। एक ये हो सकता था कि वो 3.48 सेंटीमीटर का होता। एक ये हो सकता था कि वो 3.49 सेंटीमीटर का होता। एक ये हो सकता था कि वो फाइनली कितने का होता, 3.50 सेंटीमीटर का होता। भाई यही पॉसिबिलिटीज है ना, यही पॉसिबिलिटीज है कि अगर आप 3.5 सेंटीमीटर पढ़ रहे हो तो भाई यही यही पॉसिबिलिटीज निकलती हैं कि भाई अगर वो 3.45 का था, आप अब आप बोलोगे सर 3.45 का था तो वो तो एग्जैक्ट मिड में आ रहा है ना, 3.5 क्यों पढ़ा, 3.4 पढ़ लेते। अबे डब्बा इतना छोटा है तुम्हें पता थोड़ी चलेगा, तुम तो अंदाजे से लेके चल रहे हो। ये जो 3.45 है इसको मैं 3.4 वाले में भी कवर करूंगा, टेंशन नहीं लेना, अभी कवर करता हूँ। तो अब देखो ये पॉसिबिलिटीज है, ये होता तो भी आप यही पढ़ोगे, ये होगा तब भी आप यही पढ़ोगे, ये होगा तब भी आप यही पढ़ोगे। अब देखो, अब मैं कहता हूं एक काम कर यार, जरा ना एरर कैलकुलेट करते जाओ। क्या मतलब, मान लो अगर 3.50 सेंटीमीटर का रॉड था और मैंने 3.50 सेंटीमीटर ही पढ़ लिया, मतलब जो ब्लू से लिखा हुआ है इसका मतलब ये मान लो कि दीज आर द ट्रू वैल्यूज, और 3.5 सेंटीमीटर ये क्या है, ये मेरा बेटा मेरे पास है ऑब्जर्व वैल्यू। सही है। अगर 3.5 सेंटीमीटर का मेरा रॉड था और मैंने 3.5 ही पढ़ लिया, तो इसका मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.0 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर 3.49 सेंटीमीटर का रॉड था और मैंने 3.5 पढ़ लिया, डिफरेंस कितना आता है, 0.01 सेंटीमीटर। ऐसे ऊपर चलते जाओ तो यहां तक जाके आपको पता चलेगा डिफरेंस कितना आया, 0.05 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया। ऐसे ही है, यानी कि रॉड के एक सिरे पे डिफरेंस कितना आया, 0.05 सेंटीमीटर का। अभी जब आपने रॉड की लेंथ निकालनी होती है तो किसी भी रॉड की लेंथ निकालने का तरीकाकार क्या होता है, दुनिया भर में तरीकाकार ये होता है, आप इस रॉड को किसी मेजरिंग जगह पे प्लेस करते हो, यहां से यहां से आप इसकी वैल्यू लेते हो, लेट से ये x1 है, यहां से आप इसकी वैल्यू लेते हो, लेट से ये x2 है। तो अगर आपने इस रॉड की लेंथ निकालनी होती है तो मेरे बच्चे हम क्या करते हैं,
जो अपने पास x2 आया होता है, जो अपने पास x2 होता है, जो अपने पास x1 होता है, इन दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपके रॉड की लेंथ मिल जाएगी उठ करके। यही होता है। अब देखो, अभी आपने ये देखा कि एक साइड के ऊपर जब आप चीज को मेजर करते हो तो जो अनसर्टेनिटी आई है वो कितनी आई है, 0.05। अच्छा, ये 0.05 सेंटीमीटर मैं रूलर के लिए बात कर रहा हूं जिसका लीज काउंट 0.1 सेंटीमीटर का है। किसी और डिवाइस के लिए चेंज हो जाएगा, तो मैं आपको करना सिखाऊंगा। ये तो अभी तरीका बता रहा हूँ ना, पढ़ेंगे कैसे, मतलब बाद में तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा। अभी सिर्फ ये समझा रहा हूं कि वो फॉर्मूला आया कहां से, ताकि आपको चीज का रट्टा ना मारना पड़े, कुछ समझ में आ जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर देखो, जो x1 वाला सिरा मेजर करूंगा, तो x1 वाले सिरे के अंदर भी अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 0.05 सेंटीमीटर। देखो मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो कोई जल्दी नहीं है, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। देखो, वही वाली रॉड मैंने दोबारा ली, मान लेता हूं आपको अभी तक नहीं समझ में आया, ठीक है। ये मान लो वही रॉड मैंने दोबारा ले ली उठा के, ठीक है। अब मेरे बच्चे यहां पे मेरे पास कहीं पे लिखा हुआ है 3.4 सेंटीमीटर, और यहां कहीं पे मेरा लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब इस केस में आप क्या पढ़ोगे, ये 3.4 है या 3.5? तो आप बोलोगे बिलाल भाई देखो हमें नजर आ रहा है ये जो इमेजिनरी सेंटर है इससे कहीं पीछे लाई कर रहा है, तो 3.4 पढ़ लेंगे। अब देखो, आप ऑब्जर्व वैल्यू पढ़ के कितना आ गए भाई, 3.40 सेंटीमीटर या 3.4 सेंटीमीटर कह लो, आप पढ़ के आ गए। अब देखो ट्रू वैल्यू क्या क्या हो सकती थी, हो सकता है एक्चुअल में ये 3.4 सेंटीमीटर का ही होता और आपने सही पढ़ा होता। हो सकता है एक्चुअल में ये 3.41 सेंटीमीटर का होता। ऐसे करते 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 जाओगे तो हो सकता है ये 3.45 सेंटीमीटर का होता, आप तब भी तो 3.4 पढ़ सकते हो। मैंने ऊपर कहा था कि अगर एग्जैक्ट मिड में आ रहा है तो वो दरमियान का डब्बा तो इतना छोटा है, हो सकता है आप 3.5 पढ़ लो, 3.4 पढ़ लो। तो अब जरा एरर कैलकुलेट करो। अगर वो 3.4 था और आपने 3.4 ही पढ़ा तो एरर तो हो गया 0.0 सेंटीमीटर का। 3.41 था और आपने 3.4 पढ़ दिया तो एरर हो गया 0.01 सेंटीमीटर का। 3.45 था और आपने 3.4 पढ़ दिया तो एरर कितना हो गया, 0.05 सेंटीमीटर का। तो ये मैं बता रहा था कि जब आप रूलर से या स्केल से किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हो तो एक सिरे पे, एक टर्मिनल पे जो मैक्सिमम पॉसिबल, देखो अब देखो ये है अनसर्टेनिटी एक्चुअल। अभी आपने मेजरमेंट नहीं करी, अभी आप ये असेसमेंट कर रहे हो कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है। देखो, हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो। तो ये है मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो कि आपके पास एक साइड पे आ सकता है। तो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर दैट कैन हैपन ऑन वन साइड। तो मैंने कहा भाई किसी भी सिरे के अंदर दो सिरे होते हैं ना, तो एक के ऊपर एरर आया 0.05 सेंटीमीटर का, फिर दूसरे में भी एरर आया 0.05 सेंटीमीटर का। भाई मैक्सिमम यही हो सकता है कि भाई एक साइड की मेजरमेंट में आप 0.05 सेंटीमीटर का भंड मार दो, फिर दूसरे साइड में भी मैक्सिमम। भाई जब आप भंड को पकड़ते हो या जब आप गलती के ऊपर जाते हो तो उसके अंदर तो आप मैक्सिमम के लिए काम करते हो ना हमेशा, ठीक है। तो एक साइड में 0.05 सेंटीमीटर का एरर, दूसरे में भी इतने का ही एरर, तो भैया मिला दिया तो क्या बनता है, 0.1 सेंटीमीटर का एरर। ये मेरा बेटा आपके पास क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जो कि इस कैलकुलेशन में एग्जिस्ट कर सकती हैगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब आप नोट करो, अब हर दफा तो ये वाला काम समझना और करना मुश्किल है, तो आप कहोगे ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, दिस इज सिंपली द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है वही आपके पास क्या होता है, वही आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। अभी मैं स्केल की बात कर रहा था, तो स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होता है, वही इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। आप बात करोगे वर्नियर कैलिपर की, उसकी 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप बात करोगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, उसकी 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसके पास होती है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, ये सही हो गया। तो प्रिसीजन जो है, प्रिसीजन डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। क्यों सर, भैया प्रिसीजन क्या है कि आप डेसिमल के बाद कितने छोटे डिजिट तक जा सकते हो या कितनी ज्यादा डिजिट तक जा सकते हो। तो भाई अगर एक का लीज काउंट 0.1 है तो वो डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट बता सकता है। अगर किसी का लीज काउंट 0.01 है तो वो डेसिमल के बाद दो डिजिट बताएगा। अगर किसी का लीज काउंट 0.001 है तो वो डेसिमल के बाद तीन डिजिट तक बताएगा। तो भैया आपके पास लीस्ट काउंट जितना कम होगा, गौर से सुन लेना, लीस्ट काउंट जितना कम होगा आपके पास, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास जितनी कम होती जाएगी, अल्टीमेटली प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट उतनी ज्यादा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। प्रिसीजन का दारोमदार इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, प्रिसीजन हैज ऑल द थिंग्स टू डू विद द इंस्ट्रूमेंट। इसका रीडिंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। प्रिसीजन आपकी सेट करता है, डिटरमिन करता है कौन, आपका इंस्ट्रूमेंट, उसकी फाइननेस से इसका ताल्लुक है। ये सब बात यहां लिखी हुई भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है।
तसल्ली से पढ़ते रहना। तो लिख दिया प्रिसीजन और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी 0.1 सेंटीमीटर है। ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, ये सिर्फ हमने किसके लिए बात की है भाई, स्केल या रूलर के लिए, ऑर्डिनरी स्केल के लिए बात की है। मतलब उसमें 0.1 होता है ना, आप देख लो अपने पास सामने रूलर उठा के देख लो, एक 3 सेंटीमीटर है, उसके बाजू में 3.1 है, फिर 3.2 है, तो 0.1 के वक्फे से बढ़ रहा है आगे। सही है, अब आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा, अब ये जो आगे लिखा हुआ है ये फिर आपको अभी नहीं समझ में आएगा जब तक मैं आपको अभी पूरी कहानी ना समझा दूं। तो ये तो हो गई आपके पास एक बात कि भाई लीस्ट काउंट जितना कम है, जितना छोटा लीस्ट काउंट है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उतनी कम होती जाएगी, और अल्टीमेटली आपके पास जो प्रिसीजन है वो उतना क्या होगा जनाब, बढ़ता जाएगा। मोर प्रिसाइज विल बी द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन बात करूं, तो अगर इन टर्म्स ऑफ प्रिसीजन बात की जाए तो जहन में रख लेना, माजी में पूछा गया ये भी, जो आपका रूलर होता है उसकी प्रिसीजन कम होगी, वर्नियर कैलिपर की प्रिसीजन उससे ज्यादा है, और आपका जो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होगा उसकी प्रिसीजन क्या होगी, इन सबसे ज्यादा होगी। ठीक हो गया, चलो अब देखो आगे। अब आती है मेरा बेटा हमारे पास ना फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, या इसको रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे तो इसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। अब ये क्या भला है, अब देखो ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का ताल्लुक होता है आपके एरर से। समझना कैसे होता है भाई, मुझे पहले एक सिंपल सी मिसाल ले लो। मैं कहता हूं, मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना, ये 3 लोग हैं मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास 3 लोग हैं। अब होता क्या है कि इन तीनों के पास से ना 1,000 रुपए गुम हो जाते हैं। मतलब इन तीनों की जेब से ना, मान लो ये 3 लोग हैं, एक का नाम रख दिया मैंने ए, एक का नाम रख दिया मैंने बी, एक का नाम रख दिया मैंने सी, ए बी सी तीन, ठीक है, दोस्त है मेरे पास। तीनों की जेब से हजार 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 रुपए गिरे और क्या हुआ, गुम हो गए। ठीक है, अच्छा अब देखो, अमाउंट जो लॉस हुआ वो तीनों के पास से क्या है, एक बराबर है। ऐसे ही अगर मैं ए की बात करूं, मान लो ए के पास थे कुल मिला के 2,000 रुपये, मतलब इसकी कुल कायनात 2,000 रुपए थी। सही है, जो ये 2,000 रुपए थे, इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं था, बस 2,000 रुपए थे। जो ये बी है ना, बी बी के पास समझ लो थे 20,000 रुपए, उसमें से 1,000 रुपए गिर गए। जो सी था ना, इसके पास मान लो थे 2 लाख रुपए, उसमें से 1,000 रुपए गिर गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे ये बताओ कि क्या नुकसान तीनों का एक बराबर हुआ, तो अब बोलोगे यार नुकसान तो देखो बिलाल भाई एक बराबर हुआ, 1,000 रुपए 1,000 रुपए गए, लेकिन क्या उसका इफेक्ट एक बराबर है, नहीं, इफेक्ट एक बराबर नहीं है। क्यों, देखो जो आपका ए है, ए वाला बंदा है, इसकी तो आधी दौलत समझ लो गिर गई ना, ऐसे ही है, इसकी तो क्या हो गया भाई, आधी दौलत गिर गई। सही है, और जो बी वाला है इसका तो कोई इतना खास नुकसान ही नहीं हुआ। जो आपका सी वाला है इसका तो समझ लो और कम नुकसान हुआ। तो अब देखो, अगर अगर मतलब अगर आप इसको इस तरह देखो कि यार सिर्फ 1,000 रुपए का तो नुकसान हुआ है सबका, तो मेरे बच्चे आप ये देखो ये 1,000 रुपए का नुकसान कितने में से हुआ है, यहां से आपको पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है आपके पास नुकसान का। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कुछ इसी किस्म का काम करता है। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या करता है आपके पास, जब आप फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करते हो तो उसमें आपको ये कहता है कि देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं आपको कहता हूं कि यार हमारे पास ना एक कोई रीडिंग है, जो कि मिसाल मैंने ना किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी, किसी ऑब्जेक्ट की क्या करी, लेंथ मेजर करी। जब लेंथ मेजर करी उसकी लेंथ आई है 20.1 सेंटीमीटर, और मैं कहता हूं यार इसके अंदर एरर है 0.1 सेंटीमीटर का। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करी, उसकी लेंथ आई 2,000.1 सेंटीमीटर, अभी इसमें एरर है 0.1 सेंटीमीटर का। अब देखो, ये जो एरर 0.1 का है ना, ये इस छोटी वैल्यू के अंदर है, तो इसका इंपैक्ट बड़ा होगा। ये एरर इस बड़ी वैल्यू के अंदर है, तो इसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत आपका क्या, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज डिफाइंड एज, जो भी आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, इसको आप डिवाइड कर दोगे अपनी किससे, मेजर्ड वैल्यू से। जितनी आपके पास मेजर्ड वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास क्या होगी, कम होती जाएगी। अब देखो, कहने को इन दोनों रीडिंग के अंदर 0.1 सेंटीमीटर का ही फड्डा है, ऐसे ही है भाई, दोनों में इतना ही मसला है, ऐसे ही समझ में आ रहा है। लेकिन जितनी आपने मेजर वैल्यू छोटी रखी है, उसमें उतना उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेजर वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो परसेंटेज ऑफ एरर उसके अंदर क्या होगा, गिरता जाएगा। भाई ये खुद सोचो,
और एक और आसान मिसाल दे देता हूं। मान लो मेरे पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट था, उसकी वैल्यू थी लेट से 0.2 सेंटीमीटर, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। अब इस 0.2 सेंटीमीटर के अंदर ही 0.1 सेंटीमीटर का एरर आ गया, तो सोचो तुम्हारा तो एरर कितना बड़ा हो गया। समझ रहे हो भाई, एक चीज का वैल्यू 20.1 सेंटीमीटर था, उसमें चलो 0.1 सेंटीमीटर का एरर काबिल कबूल है। एक का वैल्यू 2000.1 सेंटीमीटर था, चलो इसमें भी काबिल कबूल हो गया, इसमें तो और कम हो गया। अभी एक चीज का लेंथ ही 0.2 सेंटीमीटर है, उसमें तुमने 0.1 का भंड मार दिया, यानी कि लेंथ 0.2 है, तुम आगे बता रहे हो 0.1 या तुम बता रहे हो 0.3। तो अब देखो एरर कितना बढ़ गया है। समझ रहे हो। सिमिलरली एक चीज का वैल्यू था मिसाल के तौर पे 0.1 सेंटीमीटर, तुमने बता दिया 0.2 सेंटीमीटर, तो ये तो टोटली गलत हो गया ना उठ करके। तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उसमें एरर जो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो उतना बड़ा क्वांटम एरर क्रिएट करेगा, और जितना बड़ा मेजर वैल्यू होगा वो ये करेगा। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या एक्यूरेसी हैज ऑल द थिंग टू डू विद द मेजर्ड वैल्यूज। जितनी बड़ी मेजर्ड वैल्यू उतनी छोटी आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अच्छा, इसी तरह से आपके पास एक होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी कोई नई चीज नहीं है, जो आपकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, इसी को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो वो आपके पास क्या आती है। सर डिवाइड क्यों नहीं कर रहे भाई? डिवाइड इसलिए नहीं कर रहे कि यहाँ पे लिख देते हैं ना परसेंटेज आगे, तो आपने बचपन से पढ़ा होगा जो परसेंटेज लिखा होता है, इस परसेंटेज के लिखने का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100। सही है। तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जो डिवाइड वाला 100 था उसको किस में लिख दिया भाई? परसेंटेज में लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखते चलना भाई। ये देखो अब इधर, सही है, जहन में रख लेना। तो एक्यूरेसी का ताल्लुक फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से है, और प्रिसीजन का ताल्लुक लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से। रीजन मैंने बताई है, रट्टा मारने को नहीं कहा कहीं भी। अब ये देखो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकाल रहे हैं? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर वैल्यू। सर मेजर वैल्यू 25.5 कैसे आई? बच्चे जैसे मैं समझाते हुए अपनी तरफ से मिसालें लेता हूं, वैसे किताब वालों ने भी मिसाल ले ली। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास, ये आ गई। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, इसकी नोट कर लो, कोई यूनिट नहीं होती है। सही है। अच्छा, अब देखो परसेंटेज इन्होंने कैसे कैलकुलेट करी, इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर दिया। सही है। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 स्टेप आगे जाएगा, तो क्या बनेगा? 0.4 और आगे परसेंटेज लगा दिया। भाई काम वही करा है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 किया, ये 100 से मल्टीप्लाई होकर 0.4 हो गया, डिवीजन वाला 100 यहाँ पे एस परसेंटेज उठ करके आ गया। ठीक हो गया। अब कहते हैं अनदर मेजरमेंट इज टेकन बाय वर्नियर कैलिपर्स विद लीस्ट काउंट एज दिस एंड इज रिकॉर्डेड एज दिस। ठीक है, अब ये बता रहे हैं। अब देखो इन्होंने, मतलब अब ये रैंडम वैल्यू है। सर ये वैल्यूज कहां से आ रही हैं? मेरे बच्चे रैंडम वैल्यू है, अभी सवाल कराऊंगा वैल्यूज उसमें से निकल करके आएंगी। ठीक है, ये तो रैंडम वैल्यू है। ये बोल रहा है भाई कोई रीडिंग रिकॉर्ड करी है, उसके अंदर 0.45 सेंटीमीटर उसकी मेजर वैल्यू थी, और इसके अंदर जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं कि इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे? जो भी इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी उसे ऊपर रखा, और जो आपने मेजर्ड वैल्यू थी उसको आपने नीचे रख दिया। इस तरह से क्या आ जाएगी आपको? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये निकाल के दिखा दी 0.02। फिर परसेंटेज कैसे निकाली? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 कर दिया। जब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 किया तो आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया और डिवाइड बाय 100 किया, तो भाई डेसिमल 2 स्टेप आगे गया, तो 2/100 क्या बन गया? परसेंटेज बन गया। अब आप यहां पे नोट करो, ये इससे समझाना क्या चाह रहा है। आप जरा थोड़ी देर के लिए जो आपने दोनों की दोनों ऑब्जर्वेशन ली है, आप थोड़ी देर के लिए क्या करो, इन दोनों ऑब्जर्वेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को देखो, गौर से देखना। आपको यहां पे नजर आएगा इसके अंदर जो मेरा परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है? 0.4% है, और इसमें मेरी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है? 2% है। इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि दिस वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। ये वैल्यू क्या है? मोर एक्यूरेट है। क्यों भाई? जिसके अंदर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी क्या होती है? गैर यकीनी सूरत हाल। जिसमें गैर यकीनी सूरत हाल जितनी कम होगी, इसका मतलब वो उतना सर्टेन होगा, तो इसमें ये ज्यादा एक्यूरेट है। सही है। अब लीस्ट काउंट देखो जरा, लीस्ट काउंट देखो जरा। यहां पे इसका लीस्ट काउंट कितना है? मतलब एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट होता है ना, इसका लीस्ट काउंट देखो, और यहां इसका लीस्ट काउंट देखो। आपको वाजे तौर पे नजर आ रहा है इसका लीस्ट काउंट ज्यादा छोटा है, यानी कि ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट पड़ेगा, तो इसका प्रिसीजन क्या है? ज्यादा है। और इसका लीस्ट काउंट नीचे वाले के मुकाबले में बड़ा है, ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट पड़ रहा है, तो इसका प्रिसीजन क्या है? कम है। जो मैंने ऊपर आपको बात समझाई थी कि जो वैल्यू एक्यूरेट है वो प्रिसाइज हो कोई लाजमी नहीं है, जो वैल्यू प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी हो कोई लाजमी नहीं है। तो ये वाली जो वैल्यू है इसकी चूंकि परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज्यादा है, तो दिस विल बी लेस एक्यूरेट। तो ये आपके पास होता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया।
इज ऑल्सो लेस प्रिसाइज बट इट इज मोर एक्यूरेट। वो मैंने पूरी कहानी समझा दी इसके अंदर, ठीक है। तो यहां तक मुझे बता दो कि इसकी मोटी मोटी साइंस समझ में आ गई कि प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है, हाउ प्रिसीजन इज रिलेटेड विद एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज रिलेटेड विद द एक्यूरेसी। ये इसको डायरेक्टली भी बता सकते थे, मैंने लंबी सिर्फ इसलिए की ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। बोलो, समझ आ गई बात सबको? अब देखो मेरे बच्चे, हम लोगों ने काफी हद तक चीजें सीख ली हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारा आज का मेन टॉपिक था कि आप किसी भी कैलकुलेशन में ना अनसर्टेनिटी को कैसे असेस करते हैं। जैसे हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ा था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर आप देखते हो कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स किसके पास है, तो उतने ही रिटेन रखते हो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप क्या करते हो, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं उतने ही आंसर में कोड कर रहे होते हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आप टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे असेस करते हो वो आ रहा है, ठीक है। पहले आपके पास आता है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले मामला चलेंगे तो उसमें आप क्या करोगे, उसके अंदर आप सीधा सीधा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर दोगे, ध्यान में रख लेना। सीधा सीधा क्या करोगे आप, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करते चले जाओगे, ठीक है, आंखें बंद करके। जैसे मिसाल के तौर पे देखो, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि x1 10.5 है, ये दिया हुआ है आपको एक, ठीक है, ये इन्होंने दे दिया, ये एक इन्होंने ये वैल्यू दे दी, और इन्होंने कह दिया भाई आपके पास सकता एक वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है, ये इन्होंने हमें दो वैल्यूज दे दी। अब ये कहते हैं यार, अच्छा इन्होंने तो माइनस करके दिखाया हुआ है, मैं आपको चलो पहले प्लस करके दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ यार मुझे एक काम करो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 करके दिखा दो। अब मेरे बच्चे, आपने यहाँ पे देखा कि हम क्या कर रहे हैं, हम एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में, सब्ट्रैक्शन के लिए भी कह रहा हूं मैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। क्या मतलब, कैसे करेंगे इस सवाल को सर बताएं जरा, समझो। 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर पहले की वैल्यू थी, फिर दूसरे की क्या थी भाईजान, 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ऐसे ही है। अब देखो करना कैसे ऐड, समझो। ये जो आपका 10.5 है, ये x1 का मेजर्ड वैल्यू है, ये जो 0.1 है ये x1 का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। फिर 26.8 x2 का मेजर्ड वैल्यू है, 0.1 x2 का एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है। इस 10.5 को आप जोड़ दोगे किसमें, 26.8 में। तो मेरे बच्चे, अगर आप 10.5 को 26.8 में जोड़ते हो यूजिंग द क्या, यूजिंग द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो पढ़ के आए थे, बिल्कुल वैसे ही जोड़ना है आपने। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक डिजिट तक ही लिखेंगे। तो क्या आंसर आता है, 37.3 सेंटीमीटर, सही है। अब ये क्या कह रहा है, ये पढ़ो लाइन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर एडेड। आपने दोनों की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को क्या कर देना है, उठा करके ऐड कर देना है। ऐड करोगे जब आप इस 0.1 को 0.1 में, तो ये क्या बन जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये हो गई आपके पास इसकी फाइनल वैल्यू। बिल्कुल इतना इतना ही सिंपल था जो बताया, सही है। अब इसको माइनस करके भी दिखा देते हैं भाई। मान लो आपको कहता हूं x इज इक्वल टू x2 माइनस x1, सही है। अब ये करना है आपने। अब देखो समझो, अब मेरे बच्चे हमारे पास यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है, 26.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, सही है, माइनस x1 कितना है भैया, x1 आपके पास है 10.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फिर वही काम करेंगे, जो आपका x2 का मेजर्ड वैल्यू है उसमें से x1 के मेजर्ड वैल्यू को आप माइनस करोगे, गोया के 26.8 माइनस का 10.5 एंड यू आर गेटिंग 16.3 सेंटीमीटर। ये हो गया प्लस माइनस। अब अच्छे से इसको अपने नोट्स में डाल लेना, 0.1 को 0.1 से माइनस नहीं करेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ध्यान में रख लेना। अब ये ऐड क्यों हो रहा है, माइनस क्यों नहीं हो रहा, इसलिए कि एरर हमेशा कम्युलेट होता हुआ जाता है। इसको ऐसे समझ लो, बिल्कुल अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, ज्यादा लंबी नहीं करता इसमें, वरना डिटेल लेक्चर सीरीज में मेरा ख्याल है मैंने आधा घंटा लिया था डिटेल लेक्चर में इसको बताने में कि ये ऐड क्यों होता है। सिर्फ आसान करके अगर मैं आपको बताऊं ना, तो देखो इसको ऐसे समझ लो कि ये एरर है जो आपकी कैलकुलेशन में प्रोपेगेट करता जा रहा है। आप खुद सोचो, अगर आपने तीसरे स्टेप में एक कोई एरर इंट्रोड्यूस कर दिया, आप मैथ्स का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, थर्ड स्टेप में कोई एरर इंट्रोड्यूस हो गया, 19 स्टेप का सवाल है, अभी अगर आप सातवें स्टेप में चीजों को आपस में माइनस भी करोगे तो वो एरर वैल्यू ही आपस में माइनस हो रही है। उससे करने से एरर कम नहीं हो रहा, एरर बढ़ता जा रहा है। आपने जितने शुरू के स्टेप में पोंगी मारी है वो आखिर तक जाते जाते उतना मैग्नीफाई होता चला जाएगा।
ठीक है। तो एरर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट मब्ट्रैक्ट कभी नहीं होता एरर। ठीक है, सब्ट्रैक्ट तब होता है जब आप रिमीडियल एक्शन लेते हो, वरना नहीं होता सब्ट्रैक्ट एरर। ठीक है, तो पॉइंट वन को पॉइंट वन में जोड़ दिया, क्या बन गया जनाब, ये 0.2 सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, ये लिखा हुआ है इन्होंने वहां पे। तो भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन का तो बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब हो गया। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, वो आप लोगों ने करोगे बाद में जब भी आपको टाइम मिले। अब देखो मेरे बच्चे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया नंबर वन। सही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपने क्या करना है, कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ द टू बॉडीज आर मेजर टू बी 10.2 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब एंड V2 इज 6.4 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द सम एंड डिफरेंस इन द वॉल्यूम्स विद इन द एरर लिमिट्स या विद द टोटल अनसर्टेनिटी असेसमेंट, जो भी आपको कहेगा वो कह सकता है। ठीक है, कैसे करोगे भाई, पहले आप बोलोगे एक बार V1 प्लस V2, 10.2 को 6.4 में जोड़ोगे, 0.02 को 0.01 में जोड़ोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 16.8 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आसान था। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, ये आपके पास हो जाएगा। सही, 16.6, सॉरी 8 नहीं होगा, क्योंकि 0.4 0.2 0.6 बनेगा। फिर मेरे बेटे जब आपको डिफरेंस निकालने बोला है तो भाई तो डिफरेंस निकाल लेना, V1 माइनस V2 कर ले उठा के। फिर क्या करेगा भाई, 10.2 में से पहले 6.4 निकालेगा और 0.2 को 0.02 को 0.01 में क्या करोगे, ऐड कर दोगे। उसका आंसर आएगा 3.8 प्लस माइनस 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास एक सवाल था जो आप कर लोगे तसल्ली से। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब मेरा बेटा हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है। तो भैया मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, समझना खूब अच्छे से। वहां क्या था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड हो रही थी, यहां क्या है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं। इसको एक मिसाल से हम समझते हैं। ठीक है, ये मिसाल किताब की ही मिसाल है, इसी को लेके चलते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब देखो आपको कहते हैं कि यार हमने जो है वो क्या करा, लिखा हुआ यहाँ पे, रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करने लगे। किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं जनाब, रेजिस्टेंस की, यूजिंग ओहम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है जनाब, V इज इक्वल टू आई आर, विच मीन्स R विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय आई। सही हो गया भाई साहब। अब अपने को ये बात पता है कि ये वोल्टेज है जो आ गया, और ये अपने पास क्या आ गया भाई, करंट आ गया। ठीक है, मतलब आपने कोई कोई आपने करंट कैलकुलेट किया किसी डिवाइस की मदद से, तो वो आया 0.84 प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर, और वोल्टेज आया 5.2 प्लस माइनस 0.1 का वोल्ट्स। अब इसमें अगर मैं पूछूं यार वोल्टेज की मेजर्ड वैल्यू क्या है, तो वो 5.2 है, और वोल्टेज के अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 है। करंट का मेजर्ड वैल्यू क्या है, 0.84 है, और अनसर्टेनिटी कितनी है भाई, 0.05 है। अब आपको बोला क्या गया, सवाल का पढ़ो। कहता है कि भाई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती है। तो पहला तो ये सवाल है कि सर हमें ये कैसे पता चला कि यहां पे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है। ऊपर तो देखिए उसने लिख के दे दिया था कि प्लस कर ले या माइनस कर ले, हमने कर दिया था। भाई ये तुम्हें यहां से पता चला ना मेरे बच्चे, ये यहां से पता चला। R इज इक्वल टू, भाई क्या बोला सवाल वाले ने, सवाल वाले ने बोला कि बेटा रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके दे। अब रेजिस्टेंस कैसे आता है, वोल्टेज करंट को डिवाइड करके आता है। तो भाई आ गया ना, वोल्टेज और करंट को तुम क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, तो डिवीजन आ गई। डिवीजन आ गई ना बीच में भाई साहब। तो जब डिवीजन आ गई आपके पास, वोल्टेज करंट को आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो जब आप उठकर, तो इसका मतलब डिवीजन आ गई। अब क्या करोगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, यानी कि वोल्टेज की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी में आपने क्या करना है, ऐड कर देना है उठा के। ठीक है, अब देखो, अब पहले आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करोगे, मैंने आपको सिखाया था। परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होता है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय 100, ये सिखाया था। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट भी कहते हैं इसको, डिवाइडेड बाय जो भी आपका ऑब्जर्व या मेजर्ड वैल्यू है। ऐसे ही है, ये आ रहा है किसकी जगह पे लिखा है, ये इसकी जगह पे, और मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज आ गया। ये 100 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये एज इट इज यहाँ पे आ गया उठ के। ठीक हो गया जनाब, अब क्या करेंगे, अब इन्होंने देखो यहाँ पे यही काम करके दिखाया हुआ है। सही है, अब देखो इन्होंने किया हुआ है कैलकुलेशन। 0.1 यानी कि इसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट, 5.2 मल्टीप्लाई बाय 100 आ गया अबाउट 2%। फिर यही काम करंट के साथ किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। 0.05 रखा, फिर 0.84 रखा, सिंप्लीफाई किया, 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालना है, ये आ गया 2%, 6%। अब मैंने क्या कहा था, डिवीजन में या मल्टीप्लीकेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, ऐड होती है। तो आपने 2 को 6 में ऐड किया तो क्या आ गया, 8%। अब आपको यहां से क्या पता चल गया, आपको यहां से ये पता चल गया कि बेटा रेजिस्टेंस का जो आप आंसर कैलकुलेट करोगे उसके अंदर जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, 8% अनसर्टेनिटी है। किसकी कैलकुलेशन में, रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में। ठीक है, सुनो आहिस्ता आहिस्ता। रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में कितनी अनसर्टेनिटी हो गई मेरे बच्चे,
कितनी अनसर्टेनिटी हो गई? 8% हो गई। कैसे आया भाई ये 8%? यहां लिख भी देता हूं कैसे आया। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो जनाब 2% आपके पास एक का, और जनाब 6% आपके पास एक का ऐड किया, तो ये मिला के कितना हो गया? 8% हो गया। ठीक हो गया। अब आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे आती है? वी डिवाइडेड बाई आई से आती है। अब यहां पे समझ लेना, यहां पे बच्चे मारते हैं बोंगी। वी डिवाइड बाई आई से आती है। आप वी का लोगे मेजर्ड वैल्यू, वी का मेजर्ड वैल्यू क्या है? 5.2। और आई का मेजर्ड वैल्यू क्या है? 0.84। सही है, आ गया। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा ये आपके पास हो जाएगा आर का मेजर्ड वैल्यू। ये क्या हो जाएगा आपके पास? आर का मेजर्ड वैल्यू हो जाएगा। देखो यहां पे इन्होंने निकाला भाई, ये देखो आपके पास आर का मेजर्ड वैल्यू आ गया उठ के। कितना आ रहा है? 6.19 ओम्स। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 6.19 ओम्स विद अ परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ 8%। ये आपने आंसर निकाला है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरा सवाल आपने काम कैसे किया गौर से सुन लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड भी माजी में 3 सवाल आए हुए। सबसे पहले आप क्या करते हो? इंडिविजुअल हैसियत में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करते हो। उसके बाद आप क्या करते हो? उसके बाद आप अपनी एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हो। जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूं, मेरे पास फॉर इंस्टेंस एक क्वेश्चन है, ए का वैल्यू मेरे पास है 2 ± 0.02, बी का वैल्यू मेरे पास है मिसाल के तौर पे 3 ± 0.03। लेट से मैं आपको कहता हूं मुझे z कैलकुलेट करके दो, वेयर z इज a मल्टीप्लाई बाय b। अब देखो आपने कैसे करना है, ये आप ही का होमवर्क है, आप ही करते रहोगे, इसको बैठ के तसल्ली से करोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए निकालोगे। हाउ? कैसे? इसका जो भी लीस्ट काउंट था जिससे आपने ए को मेजर किया होगा, डिवाइडेड बाय जो भी इसका वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100, आ जाएगी कोई ना कोई वैल्यू। फिर आप क्या करोगे? परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी निकालोगे। कैसे? बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे। 0.03 बटे में आपके पास क्या आएगा भाईजान? 3 आएगा। मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा जनाब? 100 आ जाएगा। आ गई दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फिर आप क्या करोगे? फिर आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जेड कैलकुलेट करोगे। वो कैसे करोगे? भैया आपके पास यहां से कोई आंसर आया होगा, लेट से द आंसर इज 1। यहां से आंसर आया होगा, लेट से द आंसर इज 2। आप इस 1 वाले आंसर को इस 2 वाले आंसर में ऐड कर दोगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऑलवेज गेट एडेड। आ गया आंसर। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल ली, लेकिन अभी जेड का वैल्यू नहीं आया आपके पास। जेड का वैल्यू कैसे आएगा? ए इंटू बी से। अब ए और बी को किसको मल्टीप्लाई करोगे? मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए यानी कि 2, और मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी यानी कि 3। यानी कि आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा? 2 × 3 विल बी 6। और आप बोलोगे आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो 6 आ रहा है विद आ परसेंटेज अनसर्टेनिटी, जो कि यहां से टोटल जमा इन दोनों को जमा करके आई है। 1 और 2 को जमा करके जो भी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है वो आपकी जेड की क्या हो गई? परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो गई। इस तरह से आता है। सही है, क्लियर हो गया। अब अगर आपने इस 8% को ट्रांसफॉर्म करना है कि ये जो 8% है इसकी मुझे क्या हो जाए? एक न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाए। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर मेरे बच्चे? एक अदद न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इसका तरीकाकार क्या है? आप बोलोगे 8%, 8% किसका? जो भी आंसर आ रहा है आपके पास 6.19 ओम्स। अगर आप 8% इसका कैलकुलेट करके देखोगे तो 8/100 मल्टीप्लाई बाय 6.19, आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 0.4952 ओम्स। तो ये इन्होंने 0.4952 ओम्स को क्या लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा हुआ है 0.5। ठीक है, 0.4952 ओम्स को इन्होंने 0.5 ओम्स क्यों लिखा हुआ है ये भी मैं बता देता हूं आपको, सिग्निफिकेंट फिगर्स की वजह से। अगर आपने पिछला लेक्चर तमीज से लिया होगा तो आपको ये बात समझ में आएगी जो बता रहा हूं। 8/100 लिखा है, 8/100 में से आप देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स 8 के पास भी 1 है, 100 के पास भी 1 है। तो 0.4952 जब आप डिवाइड करके आंसर निकालते हो तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं 4। आपको सिग्निफिकेंट फिगर क्या करने? रिटेन रखने 1। तो आप इसमें पीछे की तरह मूव करते जाओगे, तो जब आप राउंड ऑफ करते हुए जाओगे तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर कितना आएगा उठ के? आंसर आपके पास आ जाएगा जनाबे वाला 0.5 ओम, जो मैंने आपको राउंडिंग ऑफ का रूल्स बताया उसके तहत आंसर है। तो ये वही चीज हो गई आपके पास। जल्दी से एक नजर ये सारे स्टेप देखो, और एक बार कैलकुलेटर हाथ में लो, और एक बार जल्दी से ये सारे स्टेप अपने हाथ से परफॉर्म कर दो ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वरना फिर आपको इसका सवाल समझ में नहीं आएगा। अब देखो मेरे बच्चे, यहां पे जो आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं मेंशन कर देता हूं।
जब तक आप सवाल सॉल्व कर रहे थे ना, मैं इत्तेफाक से आपके लिए दो सवाल निकाल के ले आया। मैंने बोला यार क्या याद करोगे तुम, कैसे रईस आदमी से पाला पड़ा है। ठीक है, तो दो सवाल आ गए। अब ये दो सवाल है ना, इसके अंदर आपने करना क्या है, एक सवाल तो जो अभी ताज़ा ताज़ा मैंने आपको दिया है उसमें से है, और एक सवाल जो है ना मेरे बच्चे वो दूसरा है। ठीक है, अब आपके पास सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि ये अब अभी इस सवाल को देखो, ये वाला जो सवाल है करंटली, इस सवाल को देखो क्या कहता है। अ बॉडी ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच मीटर इन अ टाइम दिस मच सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद इन एरर लिमिट, वेलोसिटी आपसे पूछ रहे हैं। आपको पता है एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, विच मीन्स वी इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय टी। सर ये तो हमने अब तक पढ़ी नहीं है मेरा बेटा। 10वीं क्लास के अंदर आपने एक क्वेश्चन पढ़ी होगी, या मेरे ख्याल है बाज़ स्कूलों में तो 10वीं क्लास से भी पहले ये क्वेश्चन पढ़ा देते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पढ़ी क्वेश्चन। फिर आपने साथ ये भी देखा होगा कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, तो ये पूरा फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एस इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी बन गया। अभी एस आपको गिवन है 13.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर, टाइम आपको गिवन है 4 प्लस माइनस 0.3 सेकेंड। करना कैसे है भाई, पहले आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी एस की कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी टी की कैलकुलेट करोगे, दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऐड करोगे, वो बन जाएगी वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फिर क्या करोगे, जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ एस है यानी कि 13.8, उसको डिवाइड करोगे मेजर्ड वैल्यू ऑफ टाइम से यानी कि 4 से, 13.8 अपॉन 4 करोगे तो ये आ जाएगी मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो मेजर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी भी आ गई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी आ गई। फिर उस परसेंटेज अनसर्टेनिटी से आप कैलकुलेट कर लोगे जो भी उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ रही है, जो मैंने जैसे ऊपर करना सिखाया था 8% ऑफ 6.19 ओम्स करके, बिल्कुल वैसे ही आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसके जो मेरा बच्चा हमारे पास आंसर आएगा वो मैं मार्क कर देता हूं। इसका आंसर अपने पास आएगा, इसका आंसर अपने पास आएगा ऑप्शन बी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो मैंने अभी ये सवाल सॉल्व किया था ना थोड़ी देर पहले, तो ये आंसर। ठीक है, और इसी तरह से जो ऊपर वाला सवाल है ये तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा कमाल की बात है नहीं। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, इस सवाल में कहता ये है, इसका आंसर डी आएगा। इसमें कहता है क्या, द लेंथ ऑफ अ रॉड 11.05 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिस्टम ऑफ रॉड्स व्हेन दीज टू रॉड्स आर जॉइंट साइड बाय साइड। ये एक रॉड है, बिल्कुल इसी जैसी एक और रॉड आपने ऐसे ज्वाइन कर दी साइड बाय साइड, इसे कहते हैं साइड बाय साइड। तो भैया सीधा सीधा इसी को भाई इसी में ऐड करना है, 11.05 प्लस माइनस 0.2, फिर 11.05 प्लस माइनस 0.2, मेजर्ड वैल्यू को ऐड करेगा, इसको ऐड करेंगे अनसर्टेनिटी को, ये आंसर आपके पास उठ करके बन रहा होगा। तसल्ली से करते रहना, तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चन हो गए दो। ठीक है, सही है, जो किताब का क्वेश्चन है वो भी करना है और जो होमवर्क क्वेश्चन है वो भी करना है, सब करने हैं। ठीक है, और जब ये पीडीएफ अपलोड करूंगा तो अगर कोई क्वेश्चन और डाल दूंगा तो वो भी करना है, सब करने हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से घबराया नहीं करो, क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप ही का फायदा है ना। ठीक है, मतलब मेरा किसी रद्दी पेपर वाले से ठेका तो हुआ नहीं है कि आपकी रद्दी बिकवा के मुझे कोई पैसे मिल जाएंगे, तो आपका फायदा है पेपर में आपको सीन क्वेश्चन मिल रहे होंगे सारे। अब आता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है, ऐसे सारे के सारे फॉर्मूले जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल पे क्या आती है, पावर आ रही होती है। सही है, आप नीचे यहाँ क्या कहानी लिखी हुई है इसको भाड़ में डालो, मैं समझाता हूँ आपको बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल से कि जो पावर वाले होंगे ना फॉर्मूले, इसके अंदर हम किस तरह से कर रहे होंगे। भाई कहाँ चला गया, ठीक है, इधर इधर लिखते हैं। चलो पावर फैक्टर वालों में क्या करेंगे भाई, फॉर एग्जाम्पल समझना, जरा खूब अच्छे से समझ लेना। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ भी है, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। क्या मतलब सर, जरा समझाया, नहीं समझ में आया, चलो मैं समझाता हूँ। मान लो मेरे पास एक कोई ऑब्जर्वेशन है जेड, जेड डिपेंड करता है ए के ऊपर, और ए के ऊपर क्या आ रहा है भाई, स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, जेड डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ए के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। सही है, अब आपको बोला जा रहा है एक काम कर, जेड की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करके बता कितनी है। सुनो गौर से, भाई मैंने कहा जेड कोई भी चीज है, कोई भी चीज हो सकती है जेड यार। ठीक है, जो ए स्क्वायर पर ए भी कोई चीज हो सकती है। भाई सर मिसाल दें, भाई आपके पास स्फेयर होता है, स्फेयर क्या होता है, जैसे फुटबॉल होता है, फुटबॉल इज अ स्फेयर। अभी स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो, ये जो सरफेस एरिया है किस पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर पे, तो भाई बन गया ना यही कनेक्शन। जेड मैंने कहा कोई भी ऑब्जर्वेशन है जो कि ए स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, अभी ए कुछ भी हो सकता है, तो मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दिया आगे से। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है बच्चे, समझ में आने वाली बात है नहीं।
अब आपको बोल रहा है कि यार z के अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करके बता दीजिए। बहुत सिंपल है। आप क्या करो, आप पहले स्टेप में a की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालो। क्या करो भाई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए कैलकुलेट करो। तो सर a की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे सिखाया था, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन ए डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका मतलब सर ये सब गिवन होगा। भाई जाहिर है गिवन होगा, छुपन छुपाई थोड़ी खेल लें पेपर में आपसे, सब गिवन होगा। कैलकुलेट कर ली। अब क्या करो, जो भी ए के ऊपर पावर है, जो भी ए के ऊपर क्या है, पावर है, इस पावर को मल्टीप्लाई कर दो। ये जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने ए की कैलकुलेट की है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहां टू पावर थी तो मैंने टू से मल्टीप्लाई कर दिया। सही हो गया। अच्छा, ये इन सब के पीछे ना रीजन होती है ये करने की। ये ऐसा नहीं है कि अन्नी व्या कर रहे हैं हम, इसके पीछे रीजन है। अब पता नहीं आप में से कोई अगर यहाँ पे ए लेवल्स वाला बैठा हुआ है, जिसने अगर अच्छे से कोई ए लेवल्स की फिजिक्स पढ़ी है, तो उसके अंदर उन्होंने बताया होगा नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं फिर पावर उतरती है लॉग की प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर। किसी ने इसकी डेरिवेशन करी है नेचुरल लॉग अप्लाई करने वाली? नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं, फिर वो पावर उतरती है, फिर उसके बाद करते हैं। जरूरी नहीं है, कोई आपसे यहाँ नहीं पूछेगा, मैं सिखाऊंगा भी नहीं, टेंशन नहीं लेना। बिल्कुल नहीं, फालतू की बात कोई नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ कि ये मतलब उस प्रोसेस के थ्रू आता है। यहाँ पे तो हम सिर्फ डायरेक्ट डिस्कस कर रहे हैं ना कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर था। चलो सर कोई और मिसाल दे दें, कोई और मिसाल ले लो भाई। एक मिसाल और ले लेते हैं। मान लो अपने पास है, अब z कोई और चीज आ गई अपने पास है z इज इक्वल टू बी क्यूब। मतलब इक्वल टू से मुराद ये कि z बी क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है भैया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इसमें कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन z अपने को कैलकुलेट करनी है। भाई क्या स्टेप है भाई, स्टेप रिवाइज कर लो। पीछे पढ़ो मत क्या लिखा हुआ है, यहां पढ़ो जो मैं बता रहा हूं। नंबर एक, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन बी कैलकुलेट कर लो। सर परसेंटेज अनसर्टेनिटी बी कैसे निकालेंगे, जैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन बी डिवाइडेड बाय जो भी आपकी मेजर्ड वैल्यू है बी की, ठीक है सर आ गई। और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली। दूसरे स्टेप में क्या करेगा भाई, दूसरे स्टेप में जो भी पावर है इसको मल्टीप्लाई कर दे जो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की है ना बी की, इससे। बस ये आ गई तुम्हारी जेड की, आ गई। सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया। अच्छा अब देखो, अब देखते हैं कितने लोग अक्लमंद हैं। एक मिसाल और लेते हैं, अब समझना जरा। अगर मैं कहता हूं z है जो कि डिपेंड कर रहा है पी क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यू की पावर 4 पे। अब देखो इसके अंदर आप क्या करोगे, अब इसके अंदर क्या करेंगे, तरीकेकार क्या रहेगा, ये मैं अपनी तरफ से सवाल बना रहा हूं। अच्छा सवाल वही है अभी भी भाई, परसेंटेज। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पास एक ही सवाल के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाएं, उनकी मल्टीपल पावर्स आ जाएं। क्यों नहीं हो सकता, मैं अभी सवाल लिख के दिखाता हूं आपको कैसे नहीं हो सकता। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पढ़ाया था आपको, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता उसे, एल की पावर हाफ जी की पावर माइनस हाफ। भाई एल अपॉन जी रूट के अंदर है, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो एल पे भी पावर हाफ जी पे भी पावर हाफ। जब जी को नीचे से ऊपर लाएगा तो पावर माइनस हाफ हो जाएगा। तो देख टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, उसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, दोनों में पावर आ रही है और पावर भी अलग अलग आ रही है। मतलब अलग अलग आना तो खैर कोई कमाल नहीं है, वो सेम भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली आपके पास और कितनी सारी मिसालें यार। आपके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² अपॉन r। अभी m एक वेरिएबल पावर 1 के साथ, v एक वेरिएबल पावर 2 के साथ, अपॉन में r है, इसको ऊपर ले आएगा तो r पावर -1 हो गई उठ के। और ले ले भाई, जूल थॉमसन इक्वेशन पढ़ी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एच इज इक्वल टू I² अपॉन r इंटू टी या v² RT। अब v² RT देख ले, v पे पावर 2 है, r पे पावर 1 है, t पे पावर 1 है। फिर I² अपॉन r इंटू टी, आई पे पावर 2 है, अपॉन r है, r ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, फिर t पे पावर 1 है उठ के। तो ये प्रैक्टिकल है, तो ये ऐसे नहीं समझ लेना कि मैं अपनी तरफ से ना ये पी क्यूब Q4 बस मुश्किल मुश्किल बनाने के लिए ना, बच्चों पे थोड़ी सी धाक जमाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ मैं सिर्फ वही बताता हूँ जो आपके कोर्स की रेलिवेंसी, ठीक है। तो ये आपके कोर्स के अंदर है इस तरह की पावर, इसलिए मैंने ये मिसाल ली है। अभी पास पेपर के क्वेश्चन भी दिखाता हूँ फिर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे भाई, वही करेंगे। पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप है परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ले। किसके अंदर भाई, पी में भी कैलकुलेट कर और क्यू में भी कैलकुलेट कर। अगर पी क्यू के अलावा कोई तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां वेरिएबल है, सब में कर ले भाई। लेकिन आपके पास ज्यादा से ज्यादा 4 वेरिएबल तक का क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली भाई। अब जो पावर है उसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई कर दे। बस आंखें खोल के पावर देख लेना। भाई पी की पावर क्या है, 3। तो 3 को परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन पी से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। फिर फिर क्या करेंगे जनाब, फिर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन क्यू से। अब क्या करें सर, जेड की आ गई क्या, नहीं अभी नहीं आई। अब तुम ये देखो ना, तुम ये देखो, ये जो तुम्हारा पी क्यूब है, ये जो तुम्हारा पी क्यूब है,
अगर मैं पूछूं तो ये क्यू पावर 4 के साथ क्या हो रहा है सर, मल्टीप्लाई हो रहा है। अरे भैया, पी क्यूब और क्यू पावर 4 दरमियान में क्या है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं होने का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। और मल्टीप्लीकेशन के बारे में तो अपन लोग ऊपर पहले से ही पढ़ के आ चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर एडेड। तो भाई परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है आपने। तो बस इन दोनों को आप क्या करोगे, इन दोनों को आप उठा करके ऐड करोगे। और जब आप ऐड कर लोगे तो जो भी आंसर होगा दैट विल गिव यू द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन जेड। सही हो गया। अब इस तरीके की बेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं आपको एक सवाल कराता हूं, फिर इसके क्वेश्चन दिखा देता हूं। अब ये देखो, इन्होंने अब यहां पे जो कैलकुलेशन के अंदर फॉर्मूला यूज किया है, वो इन्होंने, मैं सरफेस एरिया से पढ़ा रहा था, इन्होंने जो फॉर्मूला यूज कर दिया उठा के, वो इन्होंने यूज कर दिया वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का। क्या है भाई वो, 4/3 पाई r क्यूब। अब देखो आगे क्या लिखा है उसको भाड़ में डालो, यहीं पे देखो। क्या यहां से तुम्हें ये बात सीधी सीधी नजर आ रही है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब? बिल्कुल नजर आ रही है। तो भाई क्या होंगे दो स्टेप, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करने के। भाई पहले तो सबसे पहले रेडियस की अनसर्टेनिटी निकालोगे, उसके बाद 3 को उससे मल्टीप्लाई कर देगा भाई, फिर क्या आएगा, वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी आ गई। भाई नीचे ये लिखा हुआ है देख लो, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम इज 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस आर। ठीक हो गया। एज अनसर्टेनिटी इज मल्टीप्लाइड बाय द पावर फैक्टर इंक्रीजेस द प्रिसीजन डिमांड बाय डेसिमल के बाद 4 डिजिट चाहिए होते हैं आपको, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है, इस मिसाल को समझ लो जल्दी से। कहते हैं इफ द रेडियस ऑफ अ स्मॉल स्फीयर इज मेजर्ड एज 2.25 सेंटीमीटर बाय वर्नियर कैलिपर विद लीस्ट काउंट ऑफ दिस, यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इसी इंफॉर्मेशन को ना ये ऐसे भी लिख के दे सकता था, 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, जो कि उसने मेहरबानी करके आपको अंग्रेजी में लिख दी, लिख के दे दिया इन्होंने, ठीक है। वो नीचे लिख भी दी, यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब अब क्या करना है भाई, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर कैसे निकाला इन्होंने, ये देख लो। ऊपर लिखा है इन्होंने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, नीचे लिखा जो भी इसकी मेजर वैल्यू है, ये आ गई 0.4, ठीक है। अब क्या करा भाई साहब, आपने उठा करके इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया उठा के। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया मेरे बच्चे, तो आपके पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी आ गई इसके अंदर, वी की आ गई, ठीक है। ये आ गई, कितनी आ गई, 1.2 आ गई, बस। अब ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसके अंदर आई है, वी के अंदर आ गई उठ के। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन कैसे करोगे, वी इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। आर का जो भी मेजर्ड वैल्यू है, 2.25 मेजर्ड वैल्यू है, उसको ला करके आपने यहां पे ला करके पुट कर दिया, ये आंसर आ गया आपके पास, क्या आंसर, ठीक है। अच्छा यहां पे भी एक चीज देख लो, जो मैं ऊपर आपको कह रहा था ना सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली बात, तो देखो ये मल्टीप्लीकेशन हो रही है सारी की सारी आपस में। आप देखो इसके अंदर इसके पास भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट समझ में आ रहा है, तो जो आप आखिर में आंसर कोट कर रहे हो ना, इसको भी देखो आपने 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कोट किया है। ये बात समझा रहा था मैं ऊपर, कि जो आप फाइनल आंसर कोड करते हो ना, उसके अंदर वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो आपके सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स पढ़ के आए थे, वो सब अप्लाई हो रहे होंगे। अब देखो सॉल्व करने पे ये आंसर आ रहा है, बल्कि मजेदार बात बताऊं तो ये डेसिमल के बाद और आगे तक जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये तो आपने वैल्यू पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है। पाई की अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर में रखोगे तो आगे तक चलती चली जाती है, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये था कि ये इसमें क्यों कन्वर्ट किया, बच्चा सवाल पूछता है यहीं पे क्यों नहीं छोड़ दिया, इसलिए कि बच्चे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को हर जगह पे यहाँ पे अपहोल्ड करते चलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये आ गई 1.2% अनसर्टेनिटी। अब अगर आपको 1.2% इसका कैलकुलेट करना है, तो भाई 1.2/100 मल्टीप्लाई बाय 47.689 आप करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। जल्दी से इस सवाल को एक बार अपने हाथ से कर लो जल्दी से, और यहां तक मुझे बता दो सब चीज क्लियर है, तो मैं इसके 500 के क्वेश्चन उठा कर। अब देखो मेरे बच्चे, अगर पावर नेगेटिव में होगी तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी पावर होगी उसी से मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक है। अब ये मेरा बेटा देखो आपके सामने 500 के क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। कहता है इफ द एरर इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज दिस, द एरर इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ द सर्कल वुड बी। आपको फॉर्मूला पता है, आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय 2। तो आपको ये बात पता है, सही है, ये बात आपको पता है कि आर और डी की रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। जब आर और डी की रिलेशन डायरेक्ट है तो डी के ऊपर पावर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो मेरा बेटा जो भी आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन डायमीटर होगा, वही आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस होगा। ये ये मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी, वरना आप कैलकुलेशन करना आ जाएगा।
अगले सवाल में कहता है अ फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड L इफ द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ L इज 2% एंड दैट ऑफ F इज 4%, व्हाट इज द परमिसिबल एरर इन प्रेशर। अब मेरे बच्चे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्क्वायर के अंदर आप एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करके, यानी कि एल स्क्वायर से आएगा। अब फोर्स का आपको दे दिया 4%, एल का दे दिया 2%, एल पे पावर 2 है तो 2 जब 2% से मल्टीप्लाई होगा तो 4%, गोया एल स्क्वायर का 4%, एफ का भी 4%। तो डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं, तो ये 4+4 8 हो जाएगा। तसल्ली से आप करोगे तो ये भी हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये मैं आपको हिंट के अंदर समझ लो, पूरे पूरे सॉल्यूशन ही बताते हुए जा रहा हूं एक तरह से। आगे कहते हैं द हीट जनरेटेड इन अ वायर, ये सब आपके पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। Heat generated in a wire depends directly on the resistance, current, and time. If the error in measuring the above are this respectively, the maximum uncertainty in measuring the heat. तो मेरा बेटा इसके अंदर आप जो फॉर्मूला यूज करोगे H=I²/R×T। अब इसके अंदर अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा जिसने करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब पढ़ा हुआ है, उसके जहन में एक सवाल आ जाएगा फौरन से उठ के, वो ये आ जाएगा, सर आपने जब वो टॉपिक पढ़ाया था तो उसके अंदर एक फॉर्मूला आपने पढ़ाया था VIT, एक फॉर्मूला पढ़ाया था V²×R×T। ये अचानक से आपने ये एक फॉर्मूला I²/RT को लिख दिया उठा के, बाकी क्यों नहीं यूज कर रहे। मैं बोलूंगा भाई देख, यहां पे क्या क्या बोल रहा है, हीट जनरेटेड इन अ वायर डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन, किस किस की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस, करंट एंड टाइम। तो मैंने वो वाला फॉर्मूला लेना है जिसमें ये तीन आ रहे हो, मैं बाकी वाले फॉर्मूले नहीं लूंगा। तो यहां से आप करोगे वो काम, ठीक है। सिमिलरली जिस तरह से मैंने आपको पंजाब बोर्ड की एक एग्जांपल सॉल्व कराई थी, उसमें रेडियस 2.25 और जो आपका वो था जिसका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो 0.01 दिया हुआ था। यहाँ पे बिल्कुल उसी टाइप की एक मिसाल और है, रेडियस ऑफ अ बॉल आपको ये दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉल आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है। कैसे करेंगे आप सबसे पहले इसमें निकालोगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, उसके बाद आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द बॉल का फॉर्मूला या स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ होता हैगा। ठीक हो गया मेरे बच्चे, समझ में आ गई ये बात। इसमें बल्कि आप एक एक काम और करना, एक स्टेप आगे चले जाना। आप क्या करना, आप फाइनल वॉल्यूम भी कैलकुलेट करना। ये जैसे अभी ऊपर आपको मैंने एग्जांपल कराई थी और जो आपको मैंने होम मतलब करने के लिए भी दी थी, इसके फाइनल वॉल्यूम को कैलकुलेट करना। कैसे करोगे, V=4/3 πr³ रखोगे, आर की जगह क्या पुट करोगे, जो इसका मेजर्ड वैल्यू है विच इज 5.2 सेंटीमीटर। सही है। जो भी आपके पास आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, आप बोलोगे भाई दिस इज द वॉल्यूम विथ दिस इज द वॉल्यूम विथ लेट से, ये इसका एरर आता है विथ 11% अनसर्टेनिटी, विथ 11% अनसर्टेनिटी। और फिर अगर आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालनी हो तो आप क्या करोगे, जो आपका 11% है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको इसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। आप फिर इसको लिखोगे ऐसे, दिस इज द वॉल्यूम विद दिस मच एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कैसे निकाली आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करके। मुझे यहां तक बता भी दो, ये सारी बातें आप लोगों को भी समझ में आ रही हैं, बस मुझे खुद ही को समझ में आ रही है। ये जो ऊपर से हम तकरीर करते चल रहे हैं, आपको भी ये थोड़ा बहुत कुछ मतलब फील आ रहा है कि ये हाँ समझ में आ रहा है, कुछ हमने किया है, ऐसे ही कुछ कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत बात हो रही है। सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस बेटे थोड़ी सी क्लास और है, उसके बाद बस ऑफ करेंगे, फिर आप सो जाना जाके, ठीक है। चलो, अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास आता है फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनी मेजरमेंट्स, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल सा है, इसके कोई बहुत मुश्किल सवाल नहीं आए हुए। कहता है कि भाई इसके अंदर ये मान लो आपने 6 रीडिंग ली है, सही है। अब आपने क्या करना है, अब सबसे पहले आप करोगे मेरे बच्चे, आप निकालोगे इसका एवरेज। एवरेज सिंपल आपका अरिथमेटिक एवरेज, जिस तरह का आप हमेशा से निकालते आ रहे हो, बिल्कुल वैसे ही आप क्या करोगे, इसका एवरेज निकालोगे। निकाल लिया भाई एवरेज आपने, पहला स्टेप हो गया एवरेज का। फिर क्या करोगे, आप डेविएशन निकालोगे। डेविएशन क्या होती है, डेविएशन होगी जो भी आपका एवरेज है उससे इंडिविजुअल वैल्यू का डिफरेंस। क्या मतलब, पहली वैल्यू थी 1.2, दूसरी 1.22, फिर 1.23, 1.19, 1.22, 1.21, इनका एवरेज कितना आया 1.21। अब आपने डेविएशन निकाला सारी इंडिविजुअल वैल्यूज का फ्रॉम द एवरेज वैल्यू, तो 1.21 का इससे डेविएशन निकाला तो 0.01 आया, भाई माइनस करके निकाला है। 1.22 का इससे निकाला, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करा, 1.23 का निकाला। यानी कि आप क्या करते जा रहे हो मेरे बच्चे, आप सबका निकालते जा रहे हो। क्लियर हो गया। द डेविएशन ऑफ द रीडिंग
विच आर द डिफरेंस विदाउट रिगार्ड्स टू द साइन, ठीक है, विदाउट रिगार्ड टू द साइन बिटवीन ईच रीडिंग एंड द एवरेज वैल्यू। फिर आपने इसका इससे निकाला, फिर आपने इसका इससे निकाला, फिर इसका इससे निकाला, सबका निकाला, फिर आपने उनका एक एवरेज निकाला। ये कि आपने किसका निकाला? ये आपने डेविएशंस का एवरेज निकाला है। ये आपने डेविएशन कहते हैं डिफरेंस को, डिफरेंस को मतलब एवरेज और इसमें क्या डिफरेंस है उसको आप कहोगे डेविएशन। ठीक है, क्लियर हो गया, ये निकाल लिया बस। अब आपने इसकी वैल्यू लिख दिया आखिर में, ठीक हो गया। आपने बोला फाइनल वैल्यू क्या आ रही है भाई साहब? 1.21 प्लस माइनस जो भी आपके पास ये आ रहा है 0.01 mm। कितना सिंपल हो गया देखो। यानी कि आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर रिपीटेड ऑब्जर्वेशन लेते हो तो उस केस के अंदर आप अपनी वैल्यू को कैसे लिख सकते हो? जो आपकी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले आप क्या निकालो भाई? उसका एवरेज निकालो। ये जो आपने एवरेज निकाला है ये आपकी बन जाएगी मेजर्ड वैल्यू। अब इस एवरेज वैल्यू को जो आपने निकाला है इससे आप क्या निकालो? इससे आप डेविएशन निकालो। डेविएशन का मतलब क्या है भाई? आपने एक x1 रीडिंग निकाली, एक x2 रीडिंग निकाली, x आपकी एवरेज है, x माइनस x1 कर एक डेविएशन आ गई, प्लस x माइनस x2 करो दूसरी डेविएशन आ गई, इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, इनकी एवरेज डेविएशन आ गई। ये जो एवरेज डेविएशन है ये आपकी क्या बन जाएगी मेरे बच्चे? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन जाएगी उठ करके। ठीक है, क्लियर हो गया? बच्चे डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, सही। इसकी एग्जांपल माजी में 2 दफा आई है और 2 दफा ये किताब वाली एग्जांपल ही पूछी गई है। यही आपकी एग्जांपल है कि आपको ये देगा कि भाई 6 ये रीडिंग ली गई है, इनकी आप क्या करो? एवरेज वैल्यू विद एवरेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करके बता दो। तो भाई इस तरह से आप करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मेरे बच्चे हमारे पास आता है फॉर द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? जिसके अंदर मेरे बच्चे आप स्टॉप वॉच यूज करते हो या जिसके अंदर आप टाइम की कैलकुलेशन करते हो। ठीक है कुमार बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर का लेक्चर आप दोबारा देखो जो आपको पढ़ाया था मैंने। ठीक है, दोबारा से लेक्चर देखो जो आपको मैंने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था, उसमें आपको यह पूरी कहानी लिखी मिल जाएगी जो आप पूछ रहे हैं। अब कहता है द अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ द टाइमिंग डिवाइस बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। लीस्ट काउंट ऑफ द टाइमिंग डिवाइस क्या होती है पहले ये समझ लो मेरे बच्चे। लीस्ट काउंट ऑफ द टाइमिंग डिवाइस ये जैसे जो भी आपका स्टॉप वॉच है वो जितनी छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है। जैसे हमारे घर पे जो घड़ी होती है, जो वॉल क्लॉक टाइप की होती है जिसमें वो सेकंड वाली सुई मूव करती है, उसका लीस्ट काउंट होता है 1 सेकंड का, सही है। अब मान लो अगर मैं उसी को यूज करता हूं तो मेरा लीस्ट काउंट 1 सेकंड हो जाएगा। अगर आप स्टॉप वॉच यूज करोगे तो वो अलग अलग होती है, किसी का 0.1 होता है, किसी का 0.05 होता है, किसी का 0.01 सेकंड भी होता है। डिपेंड करता है आपकी कितनी अच्छी स्टॉप वॉच है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर है? अब अल्टीमेटली अब ये कह रहा क्या है कि आप टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर कैसे अनसर्टेनिटी निकालोगे वो बात चल रही है। For example, the time of 30 vibration of a simple pendulum recorded by a stopwatch accurate up to 1/10 of a second। 1/10 of a second का मतलब होता है 0.1 सेकेंड। इसका उसने आपको लीस्ट काउंट दे दिया इस 54.6 सेकेंड। द पीरियड विल बी। अब देखो सवाल समझो कह रहा क्या है? कह रहा है आपको किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है और आपने उसकी 30 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड रिकॉर्ड कर लिया और 30 वाइब्रेशन का टाइम पीरियड कितना आया? 54.6 सेकेंड आया। और आपने ये काम किसी ऐसी स्टॉप वॉच से किया कि जिसका डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक का अलाउेबल फैक्टर है, यानी कि 0.1 सेकंड उसका लीस्ट काउंट है। अब सबसे पहले तो आप टाइम पीरियड निकाल दो। टाइम पीरियड कैसे आएगा भाई? टाइम पीरियड होता है एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने का टाइम। तो जनाब आपके पास 30 वाइब्रेशन का टाइम कितना आ रहा है? 54.6। तो एक वाइब्रेशन का टाइम कैसे आएगा? 54.6 को आप 30 से डिवाइड कर दोगे, ये आ गया आउट के 1.82 सेकंड्स। सही है। अब अनसर्टेनिटी आपको चाहिए तो देखो इन्होंने यहां अनसर्टेनिटी के बारे में क्या लिखा हुआ था। अनसर्टेनिटी इन द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट ऑफ द टाइमिंग डिवाइस बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। आपके पास लीस्ट काउंट ऑफ द टाइमिंग डिवाइस कितना है? 0.1 और नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितनी है? 30 है। तो गोया के आप इसको देखो, इसको आप इस तरह भी समझ सकते हो जो आप टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में जो इसका माजी का सवाल आया भाई, जो भी पिछले दिनों यूईटी का पेपर देकर आए, तो ये यूईटी का एक 500 नंबर का क्वेश्चन आपको है कि आपके पास जो अनसर्टेनिटी है वो आप कैसे कर सकते हो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर? वो ऐसे कम कर सकते हो, या तो आप लीस्ट काउंट कम कर दो। अगर लीस्ट काउंट कम नहीं कर सकते तो आप जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बढ़ा दो। सिंपल है। अगर मैं 30 के बजाय 60 ऑब्जर्वेशन ले लूं तो ऑटोमेटिकली अनसर्टेनिटी मजीद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 60 के बजाय 120 ऑब्जर्वेशन कर दूं तो भाई और कम हो जाएगी।
120 की वजह 240 कर दूं तो और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ द टाइमिंग डिवाइस को डिवाइड करते हैं किससे, अपनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। देखो आपने टाइम पीरियड पहले निकाला, वो ये लिख दिया उठा के, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी आपने यहां से निकाली, ये आ गया। तो ये लिखा भी है, हेंस इट इज एडवाइजेबल टू काउंट लार्ज नंबर ऑफ स्विंग्स टू रिड्यूस टाइमिंग अनसर्टेनिटी। अब पता नहीं मुझे सही याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये नम्स के भी एक बार पास पेपर में पूछा गया था, ठीक है, वो तो पास पेपर देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन ये उसमें भी एक आध दफा शायद मैंने देखा है किसी मेडिकल के किसी पास पेपर में, पता नहीं नम्स में नहीं है तो किसी और में है, ठीक है। तो ये हमारे पास सूरत हाल थी। तो जनाब अगर मैं इन पांचों को समराइज करूं असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी को, एडिशन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होती हैं, और फिर फाइनल वैल्यू को परसेंटेज अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करके आपको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी मिल जाती है। नंबर थर्ड, पावर फैक्टर में जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करते हो वेरिएबल की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से, तो आपको ओवरऑल परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाती है, जिसके अंदर भी वो आ रहा था, मतलब वेरिएबल जिस भी फॉर्मूले में आ रहा था। नंबर 4 में आपने देखा कि एवरेज में अनसर्टेनिटी आप कैसे निकालते हो, आप पहले वैल्यूज का एवरेज निकालते हो, फिर उनकी मीन डेविएशन निकालते हो। तो जो एवरेज वैल्यू होती है वो आपकी मेजर्ड वैल्यू बन जाती है, और जो आपकी मीन डेविएशन होती है वो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन जाती है, किसके अंदर, इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास इसकी सूरत हाल थी जो हमने अच्छे तरीके से पढ़ ली। अब मेरे बच्चे इससे रिलेटेड जो आपके पास पेपर के क्वेश्चन थे वो मैंने सारे के सारे आपको करा दिए हैं, और मजीद होमवर्क भी दे दिए हैं। साथ आपको चैप्टर के एंड की शीट मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी इसकी रिकॉर्डिंग का पीडीएफ अपलोड हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, और आपके पास इसकी जो शीट है वो भी इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी विद इन 24 आवर्स। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और मजा आया होगा।